हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं आरती। चलिए आई आज का जो वीडियो है ना, ये बीपीएससी 133 का है। और मुझे लगा कि सिर्फ इसमें 4 ब्लॉक है, और मुझे लगा कि ये जो सब्जेक्ट है वो फिनिश्ड हो चुका है, लेकिन जी नहीं, इसमें एक और ब्लॉक है, यानी 5 ब्लॉक है। तो चलिए आज 5 ब्लॉक को ले लेते हैं। और 5th ब्लॉक में आज हम देखेंगे यूनिट 10, विकसित और विकासशील देशों में राज्य। ठीक है ना? राइट। तो चलिए फिर देख लेते हैं राज्य क्या है। ठीक है। राइट। और उदारवादी और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में राज्य को क्या कहते हैं। ठीक है। विकासात्मक राज्य के बारे में क्या सिद्धांत है। ये जो यूनिट है वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं, शुरू कर देते हैं, इसे ले लेते हैं। मुझे लगा कि शायद अब फिनिश्ड, बट नो, अभी है, अभी है। पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। ठीक है ना? अच्छा हुआ कि मैंने देख लिया, वरना कंफ्यूजन में रहती। राज्य क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, राज्य क्या होता है। राज्य का अध्ययन करने वाले विभिन्न विद्वानों द्वारा राज्य की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं, और राज्य की पूर्णतया को अभिव्यक्त करने में कोई भी परिभाषा सफल नहीं हो पाई है। मतलब उसका सही एक अर्थ नहीं दे पाई कि राज्य है क्या। ठीक है। तो राज्य की परिभाषा के संबंध में सामंजस्य के अभाव का मूल कारण था, जो राज्य के प्रति अपनाए गए परिप्रेक्ष्यों और दृष्टिकोणों में अंतर है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि राज्य की परिभाषा क्यों अभी तक स्पष्ट सही अर्थ नहीं निकाल पाई, क्यों अर्थ राज्य का भी नहीं मिल पाया। तो मेन रीजन था कि परिभाषा के संबंध में सामंजस्य होता है, उसका अभाव मूल कारण था। ठीक है। और परिप्रेक्ष्य और जो दृष्टिकोण थे, देखने का जो नजरिया राज्य को था, वो लोगों का अलग अलग था। जैसे उदाहरण के लिए, उदारवादियों ने राज्य को एक संगठित सामाजिक संस्था या मनुष्यों के एक समुदाय के रूप में देखा। उदारवादियों ने क्या कहा कि राज्य एक संगठित सामाजिक संस्था है और मनुष्यों के एक समुदाय है। ठीक है। और जो समाज के अन्य संगठनों के ऊपर स्थित है। और मार्क्सवादियों ने राज्य द्वारा एक वर्ग, मार्क्सवादी जो थे, उन्होंने राज्य को एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण और प्रभुत्व का साधन है, ये समझा। तो राज्य की सही परिभाषा, सही अर्थ इसलिए नहीं निकल पाया कि इसको देखने के जो तरीके थे लोगों के, वो अलग अलग थे। देखने के जो दृष्टिकोण थे वो अलग अलग थे। ठीक है ना? पहला, उदारवादियों ने कहा कि राज्य एक संगठित सामाजिक संस्था है और मनुष्यों के एक समुदाय के रूप में देखा जाता है। लेकिन वहीं पे मार्क्सवादियों ने कह दिया कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण करता है और प्रभुत्व का साधन है। तो इस प्रकार अराजकतावादियों, लोकतंत्रवादियों और गांधीवादियों, इन सबका भी राज्य के बारे में विभिन्न परिप्रेक्ष्य, विभिन्न मत है। तो कुछ लोग राज्य को नैतिकता के संबंध से देखते हैं, जबकि कुछ इसे संस्थागत राजशक्ति के रूप में देखते हैं। ठीक है। कुछ और लोग भी जो इसको विभिन्न तरीके से देखते हैं। तो जिन्होंने इसे एक सामाजिक परिघटना, एक न्यायिक व्यक्तित्व या एकाधिकारी संगठन के रूप में देखा, उनमें से आपके पीटर क्रोपोटनिक, ठीक है, क्रोपोटकिन या मिखाइल बाकुनिक जैसे अराजकतावादियों के लिए राज्य व्यक्ति का दुश्मन है और मानव प्रगति के पथ पर एक विशाल बाधा है। तो राज्य को, जब राज्य की एक परिभाषा ही सब लोगों ने अलग अलग दे दी, राज्य का एक अर्थ ही अलग अलग लोगों के मायने में, दृष्टिकोण से हो गया, तो राज्य की परिभाषा कैसे निकल के आती। तो यहाँ पर एक परिभाषा सबसे ज्यादा आली जाती है, वो है सभी परिभाषाओं में जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर द्वारा दी गई परिभाषा, सर्वाधिक आधिकारिक परिभाषाओं में से एक आती है। उन्होंने राज्य को, अब देखिए मैक्स वेबर के बारे में मैं पढ़ा दे रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्य को परिभाषित कीजिए या मैक्स वेबर के दृष्टिकोण से राज्य को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है। मैक्स वेबर के दृष्टिकोण से राज्य क्या है, परिभाषित कीजिए। राइट। मैक्स वेबर, राज्य लिखना यही है। मैं ऐसे ही समझाती हूँ, ऐसे ही पढ़ाती हूँ। ठीक है ना? इसीलिए आप लोग शायद कंफ्यूज तो नहीं होते ना। मेरा कहने का मतलब है कि यदि मैक्स वेबर और राष्ट्र संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर यही लिखना जो अब मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो इन्होंने क्या परिभाषा दी राज्य की, कि राज्य को इस प्रकार परिभाषित किया कि एक केंद्र की सरकार से युक्त एक अनिवार्य राजनीतिक संगठन, जो एक निश्चित प्रदेश के अंतर्गत वैध रूप से बल के प्रयोग का एकाधिकार कायम करता है। यहाँ पे फिर से मैं क्लियर कर दूं कि राज्य का मतलब यहाँ पे देश से है। ठीक है।
आप इसमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको इसमें राज्य का मतलब देश ही निकलेगा, क्योंकि पहले के टाइम में देश को राज्य ही बोला जाता था। जनरली राज्य को भी देश ही बोला जाता था, दूसरे देश के लोग हैं जबकि रहते भारत के अंदर ही थे। तो यहाँ पर उन्होंने ये परिभाषा दी कि एक केंद्रीकृत सरकार होती, केंद्र में एक सरकार होती है, ठीक है। तो केंद्र के सरकार से युक्त यानी केंद्र की सरकार एक अनिवार्य राजनीतिक संगठन जो एक निश्चित प्रदेश को बनाती है और वैध रूप से यानी कानूनी रूप से बल के प्रयोग का एक अधिकार कायम करती है। बल के यानी कानून के बल के रूप से वह एक अधिकार करती है या अधिकार करती है, अधिकार को कायम रखती है, वो राज्य है। आ गया समझ में, ठीक है। ओके, बेवर की परिभाषा में पाया जाने वाला एक मूलभूत पहलू राज्य द्वारा अपनी सत्ता के प्रयोग, शक्ति और हिंसा का प्रयोग, ठीक है ना। यानी बेवर ने ये कहा कि राज्य को अपनी शक्ति मिलती है, अपनी सत्ता होती है और सत्ता की वजह से उसको शक्ति मिलती है और शक्ति से की वजह से हिंसा होना स्वाभाविक होता है। कोई व्यक्ति शक्तिशाली होता है तो कहीं ना कहीं हिंसा वो किसी न किसी मामले में कर देता है। तो जिसका उल्लेख यहाँ उन्होंने यानी शक्ति और हिंसा का प्रयोग उन्होंने समान तौर पर राज्य की संप्रभुता के रूप में किया जाता है, ठीक है। ये राज्य को अपनी प्रजा यानी नागरिक अपनी इच्छा को प्रभावशाली और स्वतंत्र तरीके से लागू करने की वैधता प्रदान करती है। कौन? राज्य। तो जो राज्य है वो अपने नागरिकों को अपने इच्छा को प्रभावशाली ढंग से और स्वतंत्र तरीके से वैधता यानी कानूनी रूप प्रदान करती है, ठीक है। जो राज्य सत्ता को स्वीकार करने के लिए तब तक बाध्य होते हैं जब तक वे उसकी सीमा के अंतर्गत जीते हैं। तो जो राज्य होते हैं यानी जो देश होता है, यहाँ राज्य की बात चल रही है तो देश नहीं लेंगे, राज्य ही लेंगे, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया कि राज्य का मतलब आप स्टेट से मत समझिएगा, ये देश से है। तो जो राज्य अपनी सत्ता को पाने के लिए, ठीक है ना, स्वीकार करने के लिए तब तक बाध्य होते हैं, यानी कि जब तक आप किसी सीमा के राज्य के अंतर्गत हैं तब तक आपको उनकी सत्ता स्वीकार करनी होगी जब तक आप वहां जीते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बेवर की परिभाषा राजत्व की कुछ मूलभूत विशेषताओं की पुष्टि करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं भी से आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। जैसे अब बेवर की राजत्व में यानी राज्य की मूलभूत विशेषताएं क्या हो गई है ना, बेवर ने राज्य के बारे में मूलभूत विशेषताएं क्या लिखी। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि प्रादेशिकता की धारणा को उन्होंने बताया यानी अपने प्रादेशिक अधिकार, ठीक है। तो प्रादेशिकता की धारणा को बताया कि अपने प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत वैध रूप से बल के प्रयोग तक पहुंचे। जिस राज्य का जिस क्षेत्र के अंतर जो राज्य है वहां पे वो कानूनी रूप से अपने बल का प्रयोग करते हैं और जो राज्य के अस्तित्व के लिए मौलिक आवश्यकताएं होती हैं। सीधी सी बात है, कोई भी राज्य है बिना कानून के नहीं चल सकता है और कानून की वजह से उसको शक्ति मिलती है और शक्ति की वजह से कानून की वजह से ही अवश्य उसको मतलब कानून शक्ति को और दिखाने के लिए कानून की वजह से वो शक्तियां उसे मिलती हैं और शक्तियों की वजह से ही लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और जो उसके संचालन को कायम रखने के लिए अनिवार्य तत्व भी है, ठीक है। तो अतः राज्य एकमात्र सत्ता है जिसके पास हिंसा के प्रयोग को अधिकार होता है। यानी यहाँ पे बेवर ने यह भी कहा कि जो राज्य है वो एक सत्ता होती है और यहाँ पे हिंसा के रूप में उसको प्रयोग किया जाता है। तो आधुनिक राज्य के संबंध में समकालीन संभावना में बेवर की प्रादेशिक राज्य की संकल्पना एक महत्वपूर्ण गतिविधि। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बेवर की प्रादेशिक राज्य की संकल्पना से आप क्या समझते हैं, समझाइए। बेवर की यानी मार्क्स बेवर की प्रादेशिक राज्य की संकल्पना से आप क्या समझते हैं, समझाइए। आपका पहला ये क्वेश्चन बन जाता है। सॉरी, मैक्स वेबर जो है, मैक्स वेबर की प्रादेशिक राज्य की संकल्पना से क्या समझते हैं, समझाइए। मैक्स वेबर की राज्य के बारे में क्या दृष्टिकोण है, समझाइए। मैक्स वेबर का राज्य का क्या परिप्रेक्ष्य है, समझाइए या परिभाषित कीजिए। तो इसमें अनेक विद्वानों ने कृतियों को प्रभावित किया जिन्होंने राज्य की मिलती जुलती परिभाषाएं दी हैं। अब हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने बेवर का ले चुका है और वेरी इंपॉर्टेंट इसमें बेवर का है, बेवर के अलावा किसी और का है भी नहीं। हालांकि यहाँ पे एक महत्वपूर्ण परिभाषा J.W. गार्नर ने भी दी है। उन्होंने राज्य को एक प्रकार से परिभाषित किया है कि ये व्यक्तियों का एक समुदाय है जो साधारणतः बड़ी संख्या में हो, जिसका एक निश्चित भूभाग पर स्थायी अधिकार होता है। बिल्कुल सही है। हर एक राज्य का, वे राज्य को थोड़ा सा अंदर मायने में देश रखिएगा तो हर एक देश का निश्चित भूभाग होता है ना, और जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र या लगभग स्वतंत्र होते हैं और जिनकी अपनी संगठित सरकार होती है। तो आप गार्नर है उनको आप कह सकते हैं कि गार्नर ने कहा है कि व्यक्तियों का समूह होता है जो बहुत बड़ी संख्या में एक निश्चित भूभाग पर रहते हैं,
जो बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्र होते हैं, और एक संगठित सरकार होती है जिसका भूभाग पर स्थायी अधिकार होता है और वहां पे आज्ञाओं का पालन जो है जनता के स्वभाव से किया जाता है। तो ये डब्ल्यू गार्नर ने कहा है, ठीक है ना, राइट। तो अधिक से अधिक राज्य की किसी प्रकार की अमूर्त संकल्पना के रूप में नहीं बल्कि एक मूर्त हस्ती के रूप में भी राज्य को देखा जा सकता है। तो उपरोक्त परिभाषाओं से हम राज्य की 4 मौलिक विशेषताओं को देख सकते हैं। तो राज्य की कितनी विशेषताएं मिलती हैं? राज्य की 4 विशेषताएं मिलती हैं। तो जो राज्य के मूलभूत तत्वों के नाम से जाने जाते हैं, तो राज्य की विशेषताएं पूछे या राज्य के मूलभूत तत्व पूछे, ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्य की विशेषताएं लिखिए, राज्य की क्या विशेषताएं हैं। हम जब ये ब्लॉक आपका फिनिश कर लेंगे तो हम आपके लिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे, ठीक है ना, राइट। तो मूलभूत तत्वों के नाम से जाने जाते हैं, मतलब यहां पर देख लेते हैं, जनसंख्या, भूमि यानी प्रदेश, सरकार, संप्रभुता, ये 4 तत्व से मिलकर के राज्य बनता है। और इनमें से यदि कोई भी तत्व उनमें नहीं होता, अनुपस्थित होता है, तो राज्य राज्य नहीं होता है, ठीक है। यानी एक निश्चित भूभाग होता है, प्रदेश होता है, वहां पे एक निश्चित बहुल संख्या होती है और उस संख्या के ऊपर राज करने वाला एक सरकार यानी केंद्रीय संगठन होता है और उस केंद्रीय संगठन का एक कानून होता है, विधि यानी कानून होता है, जो उस पर अपने शक्ति का और आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग करती है। ये राज्य कहलाता है। मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझा लिया, ठीक है ना, और चारों तत्वों को मैंने उसमें देखिए शामिल भी कर दिया, ठीक है। एनी डाउट? नो? आगे बढ़े। मैक्स वेबर का हो गया। राज की संकल्पना क्या है, तब भी हो गया, ठीक है। राज की संकल्पना जो है अमूर्त संकल्पना के रूप नहीं बल्कि मूर्त संकल्पना है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने यहाँ पे गार्डनर का भी देख ले, यदि आता है तो इस परिभाषा को थोड़ा सा गार्डनर का याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य और उससे संबंधित शब्द, 2 क्वेश्चन यहाँ पे क्रिएट हो गए। एक तो मैक्स वेबर का हो गया, परिपेक्ष, विश्लेषण, दृष्टिकोण, ठीक है ना, या फिर मैक्स वेबर क्या उसके मैक्स वेबर की प्रादेशिक राज्य की संकल्पना से क्या समझते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा हमने एक गार्डनर का ले लिया, पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी माइंड में रखिएगा। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य की 4 मौलिक विशेषताएं या फिर उसके मूलभूत तत्व क्या होते हैं राज्य के। तो आपकी 4 चीजें लिख के इसको एक्सप्लेन कर देनी होंगी, ठीक है। एक्सप्लेन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि जब से पढ़ाना शुरू किया तब से एक्सप्लेन ही कर रहे हैं। जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, जो बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। भू प्रदेश भाग, जो एक बड़ा सा भाग होता है, जो एक सीमित होता है, एक दायरा होता है, ठीक है, जिसपे उसका ही नियंत्रण होता है, किसका? सरकार का। राज्य और उससे संबंधित शब्द देख लेते हैं अब, ठीक है। तो राज्य का विचार अक्सर भ्रांतिपूर्ण होता है। राष्ट्र, देश, सरकार, राष्ट्र, राज्य इत्यादि शब्दों के पर्याय के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो राज्य के विचार में काफी निकट है, इसीलिए राष्ट्र राज्य नहीं कहा, इसलिए देश सरकार नहीं कहा जाता है, राष्ट्र नहीं कहा जाता है, राज्य कहा जाता है, ठीक है ना। फिर भी ये सिद्धांत और व्यवहार दोनों में भिन्न है। उदाहरण के लिए बिल्कुल सही है, भिन्न तो है, राज्य का मतलब अलग होता है, राष्ट्र का मतलब अलग होता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी राज्य यूज किया गया है। तो राज्य के यदि सिद्धांत आता है तो फिर आपको ये आंसर लिखना होगा, ठीक है, ओके। तो राज्य शब्द जो है शुद्धतः भौगोलिक है, मतलब इस प्रकार, इस अर्थ में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक राज्य एक देश है, परंतु जब तक वह देश स्वतंत्र ना हो या उसके पास सरकार ना हो, वह राज्य नहीं हो सकता। तो राज्य वही कहलाएगा कि उसके पास उसकी खुद की सरकार होती है, वह स्वतंत्र हो और उसकी खुद की सरकार हो, वह राज्य होगा। यदि दोनों चीजें नहीं है तो वो राज्य नहीं होगा, यानी वो देश नहीं होगा। तो इसके अलावा राज्य राष्ट्र की अवधारणा, हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन राज्य एंड राष्ट्र में पूछ ले कि आप राज्य और राष्ट्र से क्या समझते हैं, इसकी अवधारणा को समझाइए, या राज्य या राष्ट्र में क्या अंतर है। ये भी एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। राज्य और राष्ट्र में तो आपको यही आंसर लिखना होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर राज्य राष्ट्र की अवधारणा से भिन्न है, जो एक सांस्कृतिक राजनीतिक अर्थ को व्यक्त करता है, राष्ट्र, ठीक है। तो राज्य जो है राष्ट्र की अवधारणा से भिन्न है। राज्य में सांस्कृतिक और राजनीतिक जो होते हैं ये अर्थ व्यक्त होते हैं, और जिसका संबंध व्यक्तियों के एक समुदाय से है जो आपस में किसी साझा पहचान से जुड़े होते हैं, जो भाषा, धर्म, नस्ल, सांस्कृतिक समूह पहचान के अन्य किसी रूप पर आधारित होते हैं। तो ये राज्य हो गया, ठीक है। और जिसमें अक्सर राष्ट्रीय पहचान के रूप में जिसे अक्सर देखा जाता है। तो इस संदर्भ में एक राष्ट्र के लिए एक सामूहिक एकत्व के एहसास की आवश्यकता होती है, और जबकि राज्य इस एकत्व के अभाव में भी विद्यमान हो सकता है। तो एक अंतर निकल के आ गया। पहला अंतर क्या निकल के आया कि राष्ट्र के लिए सामूहिक एकत्व की आवश्यकता होती है और राज्य के लिए आवश्यक नहीं है। इसके बिना भी, यानी एकत्व के बिना भी, एकता के बिना भी वह रह सकता है, ठीक है।
और जब इस राष्ट्रीय पहचान को एक निश्चित राष्ट्र से जोड़ा जाता है तो ये राष्ट्र राज्य की अवधारणा का निर्माण करता है। तो राष्ट्र राज्य से क्वेश्चन आए तो यही लिखना है, ठीक है ना, राइट। ओके, जब राष्ट्र को किसी निश्चित राष्ट्र से जोड़ देंगे तब राष्ट्र राज्य बन जाएगा। और आज राज्य का सबसे प्रमुख रूप है, ठीक है ना, तो राष्ट्र सबसे प्रमुख रूप में देखा जाता है। परंतु तकनीकी दृष्टि से एक राष्ट्र राज्य केवल तब तक संभव होता है जब राज्य के अंदर सभी लोग सामूहिक रूप से एक दूसरे के साथ समान राष्ट्रीय पहचान से जुड़े हों। जब राष्ट्रीय समान पहचान से जुड़े होंगे तभी वह राष्ट्र राज्य के रूप में दिखेगा, ठीक है। तो आज विश्व में शायद कोई ही राज्य से सच्चे अर्थ में परिशुद्ध रूप में राष्ट्र राज्य कहा जाता हो, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र कहा जाता है, राज्य भी नहीं कहा जाता। तो हालांकि ऐसे अनेक व्यक्तियों के समुदाय जिन्होंने अपने आप को राष्ट्र के रूप में पहचाना परंतु बिना राज्य के। उदाहरण के लिए यहूदियों के पास जिन्होंने सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक के रूप में व्यापक मान्यता प्राप्त है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत वर्तमान इजराइल राज्य के निर्माण से पहले अपना स्वयं का कोई राज्य नहीं था, ठीक है ना। वर्तमान जिसे हम इजराइल कहते हैं उसका पहले कोई राज्य नहीं था। तिब्बती, चेनन या कैटलन इत्यादि जैसे अन्य लोगों को बिना राज्य की जनता के रूप में देखा जाता है, यद्यपि वे एक राज्य के अंदर रहते हुए जिसे अपना वे नहीं मानते, ठीक है। तो ये राज्य और राष्ट्र की एक अवधारणा हो गई, राज राष्ट्र में अंतर हो गया, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में बताती चल रही हूँ। उसी प्रकार एक अन्य शब्द जिसका राज्य के रूप में गलत अर्थ लगाया जाता है वह है सरकार। जनरली अब मैंने जैसे कहा ना कि राज्य का मतलब राष्ट्र से हो गया, अब यहाँ पे उसने शुरू में भी कह दिया कि दोनों का मतलब एक है, फिर दोनों अलग अलग है, दोनों को एक्सप्लेन कर दिया। अब ये भी कह रहा है कि राज्य को हम सरकार नहीं कह सकते हैं, देश कह सकते हैं, राष्ट्र कह सकते हैं, राष्ट्र राज्य कह सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं। ये अक्सर कल्पना की जाती है कि राज्य और सरकार एक दूसरे से मेल खाते हैं और राज्य की अधिकतर परिभाषाओं में सरकार एक प्रसंग भी होता है और हम दोनों के बीच भेद का मतलब हम आगे जो पढ़ेंगे वो भेद पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो राज्य सरकार से कहीं अधिक होता है, जो राज्य होता है सरकार से अधिक होता है। राज्य वह है जिसके पास वैध रूप से बल का प्रयोग का अधिकार होता है, जबकि सरकार मात्र एक माध्यम उपकरण होती है जो राज्य की ओर से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है। तो यहाँ पे जो ये अंतर है, ये किसका अंतर निकल के आ गया, राज्य और सरकार के बीच में। क्वेश्चन आएगा तो भूलिएगा नहीं कि राज्य सरकार से कहीं अधिक होती है, राज्य बड़ा होता है, सरकार छोटी होती है। राज्य जिसके पास वैध रूप से बल का प्रयोग करने का अधिकार होता है, सरकार के पास कोई भी बल प्रयोग करने का अधिकार नहीं होता है। राज्य क्योंकि सरकार मात्र एक माध्यम होती है, राज्य एक वैध होता है, मतलब कानून है, राज्य एक माध्यम होती है, एक उपकरण है जिसकी ओर से सरकार का राज्य की ओर से वह कार्य करता है, ठीक है। राज्य के उदारवादी और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो इसे देख लेते हैं। अब राज्य को विभिन्न सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों में देखा जाता है। इनमें सबसे व्यापक परिप्रेक्ष्य है राज्य के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ठीक है। राज्य का उदारवादी परिप्रेक्ष्य उदारवाद के सिद्धांत पर आधारित है। जो अब उदारवाद क्या है, जो मूल रूप से, उदार का मतलब ये होता है जो दिल से बहुत खुला हुआ व्यक्ति हो, उसे हम उदार बोलते हैं ना। तो जो मूल रूप से आजादी, अधिकार, स्वतंत्रता, आधुनिकता, प्रगति, विकास आदि पर ध्यान केंद्रित करता हो, जो आगे हमेशा बढ़ने की सोचता हो, वो उदारवाद कहलाता है। और वास्तव में दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाली जितनी भी चीजें होती हैं उनके साथ इसका संबंध होता है उदारवाद का, ठीक है। तो उदारवाद के अनुसार व्यक्तिगत अधिकारों और संपत्ति की रक्षा होती है, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय आदि मूल्यों को कायम रखना राज्य की प्राथमिकता होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे थॉमस हाम्सन की संकल्पना में राज्य को राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सर्वश्रेष्ठ माना है, जो समाज में स्वतंत्र और समान व्यक्तियों के बीच एक समझौते से उत्पन्न हुआ है, ठीक है ना। और वो मानते हैं, कौन, थॉमस हॉम्स मानते हैं कि यद्यप समाज और राष्ट्र के निर्माण से पूर्व, समाज और राष्ट्र के निर्माण से पूर्व व्यक्तियों के अस्तित्व की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है और उनके हितों का पालन करता है, और उनसे कुछ मिलते जुलते तरीके जॉन लॉक ने भी तर्क दिए हैं, ठीक है। तो उदारवाद हमने देख लिया। अब उदारवाद के लिए राज्य केवल अच्छे जीवन के लिए उत्पन्न नहीं हुआ है बल्कि मानव अस्तित्व के लिए भी उत्पन्न हुआ है, क्योंकि राज्य की अनुपस्थिति के बिना अव्यवस्था और अराजकता आ जाएगी, क्योंकि कानूनी काम जो होता है शक्ति और वैध यानी कानून राज्य के हाथ में होता है, ठीक है। और इस सब के विरुद्ध युद्ध की स्थिति बन जाएगी यदि वहां अराजकता और अव्यवस्था आ जाती है। तो राज्य प्रत्येक निजी नागरिक का सह नागरिकों द्वारा अतिक्रमण से बचाव करता है, ठीक है ना। और
समूह और व्यक्तियों के बीच में एक निर्णय का काम करता है, निर्णायक का काम करता है, यानी रोकने का काम करता है, निर्णय देने का काम करता है। तो इस प्रकार राज्य को सभी हितों की सेवा करने वाले तथाकथित सामान्य हित या सार्वजनिक हितों को कायम रखने वाले तटस्थ निर्णायक के रूप में देखा जाता है। तो ये उदारवाद के लिए हो गया। अब देख लेते हैं मार्क्सवादी। क्वेश्चन यहाँ पे दो तरह से क्रिएट हो सकते हैं। एक, राज्य के रूप में उदारवाद का क्या दृष्टिकोण है, क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या नजरिया है, तो आपको ये लिखना होगा, और जो मैंने ऊपर ये पढ़ाया है ये लिखना होगा उदारवाद में। दूसरा क्वेश्चन आपसे मार्क्सवाद के बारे में पूछ सकता है, मार्क्सवाद का राज्य के रूप में क्या नजरिया, क्या परिप्रेक्ष्य, क्या दृष्टिकोण है, क्या समझते हैं, तो ये लिखना होगा जो पढ़ाएंगे, जो ऊपर मार्क्स के बारे में पढ़ा चुके हैं। वेबर के बारे में, मार्क्स वेबर वही है, उन्हीं से मार्क्सवाद पढ़ा है, तो उनको लिखना, जो पढ़ा रहे वो लिखना है। तीसरा क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि उदारवाद और मार्क्सवाद से क्या समझते हैं, इनके दृष्टिकोण परिप्रेक्ष्य को राज्य को समझाए, तो फिर दोनों का लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं। थोड़ा सा अब यहाँ पे साउंड प्रॉब्लम हो सकती है, लाइट गई है तो फैन थोड़ा सा आवाज कर रहा है। ओके, तो मार्क्सवादी राज्य को व्यक्तियों के अधिकारों या संपत्ति के रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक वर्ग के द्वारा देखा जाता है। राज्य को एक वर्ग के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, तो जब एक प्रबल वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करने के लिए एक उपकरण या यंत्र के रूप में देखते हैं, तो मार्क्सवादी राज्य को किस रूप में, रक्षक। देखो, उदारवादियों ने रक्षक के रूप में देखा, जिंदगी के रूप में देखा, अपने रूप में देखा, लोकतांत्रिक के रूप में देखा, समानता, नागरिकता यानी हमारे जीवन से जुड़ा हुआ देखा। लेकिन यहाँ पे मार्क्सवादी ने यहाँ पे अधिकार या संपत्ति के रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन करने के रूप में, उपकरण या यंत्र के रूप में देखते हैं। और राज्य के उदारवादी दृष्टिकोण से भिन्न है। मार्क्स ने तर्क दिया कि राज्य पूरे समुदाय का समग्र रूप नहीं होता है, समग्र रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करता है, और न ही उसका प्रतीक होता है समुदाय का। वह केवल प्रबल वर्ग का, यानी प्रबल का मतलब एक विशेष जो वर्ग होता है, यानी पूरे समाज का, जो एक निश्चित एरिया में जो भूखंड में लोग रहते हैं उन सभी का राज प्रतिनिधित्व नहीं करता। एक प्रबल वर्ग हो, जैसे पूंजीवादी वर्ग हम कह ले, जो एक वर्ग होता है, ठीक है, जो बहुत बड़ा वर्ग होता है, पैसे वाला हो गया, उनका सिर्फ ये क्या करता है, प्रतीक होता है। तो अतः राज्य का अस्तित्व समाज में सभी के लिए नहीं होता है, बल्कि उनके लिए होता है जो प्रबल वर्ग के होते हैं। ठीक है ना, तो राज्य एक वर्गीय राज्य है जिसका निर्माण उसके वर्गीय शत्रुओं का दमन करने के उद्देश्य किया गया है। पूंजीवादी है, पूंजीवादी के जो शत्रु होंगे, चाहे वहां पे रहने वाले जनता ही क्यों ना हो, सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो, तो उनका दमन करने के लिए राज्य का निर्माण किया गया है। किसके हिसाब से, मार्क्सवादी राज्य के हिसाब से। ठीक है ना, राइट, तो हो गया ना ये। चले आगे, हम इसलिए बहुत स्लो पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अनिवार्य तत्व तो हम देख ही चुके हैं। जनसंख्या, भूमि रक्षण क्या था, जनसंख्या था, भू था, सरकार था और शक्ति थी। देखिए मुझे याद है। ठीक है, राष्ट्र और राज्य के बीच में अंतर भी हम देख चुके हैं। ओके, अब राज्य की आधुनिक संकल्पना देख लेते हैं। ये भी आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन सकता है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बन सकता है, तो एक नजर इसमें भी डाल लेते हैं। ठीक है, ओके। राज्य का विचार एक लंबे समय से जो है राज्य के विचार में विविधतापूर्ण इतिहास रहा है, क्योंकि लोगों के जो दृष्टिकोण है, जो परिप्रेक्ष्य है, मानने के तरीके हैं, जो परिभाषाएं दी है, सबकी अलग अलग रही हैं। तो मानव सभ्यता के प्रारंभ से मनुष्य जाति ने सत्तावादी राजनीतिक संस्थाओं के किसी रूप के अधीन एक सामूहिक जीवन जिया। यानी हो सकता है उस वक्त राज नहीं था, लेकिन एक ऐसी सत्ता थी जिसके अंदर रहते हुए अपने मूल और संस्कृति को बचाते हुए इंसान आज यहाँ तक पहुंचा है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, और इस सामूहिक जीवन के साथ लोग मानव विकृत के स्वभावी और व्यवस्थित लक्षणों से दूर रहते हुए एक स्थायी जीवन जी सकते हैं। और इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं में इस प्रकार की संस्थाएं किसी न किसी रूप में प्रकट हुई हैं, जिन्होंने स्वतः राज्य के विचार की ओर संकेत किया। मतलब कोई ना कोई एक ऐसी संस्था पहले थी या लोगों के द्वारा बनाई गई थी जो उनकी संरक्षा करती थी, उनकी रक्षा करती थी। प्राचीन काल में यूनानियों ने पोलिस के नाम से पुकारा, रोमन लोगों ने सिविटास के और रेस पुलिबा या रेस पोलियन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है ना, तो आधुनिक शब्द स्टेट यानी राज, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ट्यूटन्स ने स्टेटस शब्द को अपनाया और जिससे संभवतः आधुनिक शब्द स्टेट यानी राज उत्पन्न हुआ। और इसके बावजूद राज्य की अवधारणा जैसी वह आज मौजूद है उसे वर्तमान रूप में जैसे समझा जा सकता है। तो राज्य की अवधारणा जैसे आज मौजूद है उसको वर्तमान रूप में, आज का मतलब प्रेजेंट टाइम में, अपेक्षाकृत आधुनिक है। तो आज की जो राज्य की अवधारणा है वो आधुनिक है और इस अवधारणा के संकेत 16वीं सदी
सदी के इटालियन चिंतक निकोलो मैकियावेली के लेखों में मिलते हैं। और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दी प्रिंस में लिखा था कि वह शक्ति जिनका मनुष्यों पर प्राधिकार होता है, यानी मनुष्यों पर अधिकार होता है, के रूप में राज को परिभाषित किया था। और इस प्रकार मैकियावेली ने राज्य की व्याख्या अपनी प्रजा के संबंध में शासक की स्थिति की दृष्टि से की थी। ठीक है ना, यानी प्रजा के बीच में एक ऐसी संस्था थी जो शासक करती थी, लोग उसकी बातों को मानते थे और उस संस्था का अधिकार होता था, वही राज्य होता था। ठीक है, तो मैकियावेली की ये राज्य की संकल्पना आगे चलकर यूरोप के अनेक राजनीतिक चिंतकों का ध्यान का केंद्र बन गई थी, विशेष रूप से इटली, फ्रांस और इंग्लैंड में। ठीक है ना, चलिए विकासात्मक राज्य के बारे में सिद्धांत। ओके, विकासात्मक राज्य के बारे में सिद्धांत नहीं, ये नहीं लेते हैं, जो लगेगा इम्पोर्टेंट है उसे हम ले सकते हैं। विकास के विचार की संकल्पना भी हम नहीं देखें। विकसित और विकासशील देश क्या है, थोड़ा ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है ना, ओके। तो एक विकसित या विकासशील क्या बनाता है एक देश को, ठीक है ना, यानी इसके बारे में कोई सहमति पर आधारित सार्वभौमिक कटौती नहीं है। मतलब ये तर्क भी दिया जा सकता है कि सभी राज्य विकासशील हैं और सिर्फ इसलिए कि कोई भी समाज गतिहीन नहीं रह सकता, यानी कि रुक नहीं सकता है, समाज में विकास होता रहता है, वो आगे बढ़ता रहता है, उसको विकसित होने से कोई जब नहीं रोक सकता है तो वह विकृत या क्षयमान ना रहा हो। ठीक है, लोग इन शब्दों की सुस्पष्ट परिभाषा के संबंध में असहमत होते हैं। मतलब कि यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं कि यह तर्क दिया जाता है कि जो राज्य थे वो विकासशील होते हैं, मतलब ऐसे कोई राज्य रहे होंगे जो विकसित ना हुए होंगे, वरना जितने भी राज्य हैं वो सभी क्या है, विकसित होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उनकी विकास को आप नहीं रोक सकते हैं और अपनी व्याख्या में निश्चित समरूपता की ओर उनका झुकाव होता है। जर्मनी, नाविया, ब्राजील, कंबोडिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और इसके इनसे पूछा जाए कि पहचान करें कि कौन से देश के विकासशील है, कौन से विकसित है, तो ये अत्यंत संभव कहेंगे कि नाविया, ब्राजील, कंबोडिया विकासशील है, जबकि जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका विकसित है। परंतु ये भेद कैसे कर पाएंगे, कैसे कह दिया इन्होंने, कैसे अंतर कर पाएंगे। ठीक है ना, तो अंतर करने का तरीका होता है, कुछ मापदंड होते हैं जिनके आधार पर इन दो वर्गों में देशों को विकसित और विकासशील में बांटा जाता है। ठीक है, एक होता है जैसे देश का सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी बोलते हैं, हम लोग जनरली सुनते हैं ना कि बढ़ा या घटा, है ना। जब सरकार को नीचे दिखाना होता है तो गवर्नमेंट अपोजिशन पार्टी वाले बोलते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद बहुत कम है, और जब वो खुद आ जाती है रूलिंग पार्टी में तो कहती है बहुत ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा होगी वो देश उतना विकासशील होगा। औद्योगिकरण का स्तर, जिस देश में उद्योग ज्यादा होंगे और मशीनें ज्यादा लगाई जाएंगी, फैक्ट्री ज्यादा लगाई जाएंगी, वो देश जो है, जैसे आप देखिए रूस क्या है, विकसित देशों में है, अमेरिका विकसित देशों में है, क्यों, जापान विकसित देशों में, अपने परमाणु खुद ही बना रहे हैं, अपने मिसाइल्स खुद ही बना रहे हैं, कहीं और से खरीदने नहीं पड़ते। भारत विकासशील देश है, हमें तो मिसाइल रूस से लेने पड़ते हैं, कभी अमेरिका से लेना पड़ता है। ये होती है निशानी। आधारभूत संरचना, लोगों का जीवन निर्वाह का स्तर, ये सभी क्या है, ये सभी कारण है, बताते हैं कि विकासशील और विकसित देश में क्या मतलब किन वजहों से दोनों में अंतर किया जाता है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के काल में उपनिवेशवाद का पतन होने लगा और एक के बाद एक देशों को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। परिणाम स्वरूप देशों को एक नया समूह उभरा जो औपनिवेशिक शक्तियों के अधीन थे, जिससे मेरा देश हो गया। और ये उत्तर औपनिवेशिक देशों के नाम से जाने गए। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में अधिकतर पाए जाने वाले देश विश्व की जनसंख्या, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहा है ना, लगभग 70% का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि उपनिवेशवाद के संबंध में ऐतिहासिक अनुभव और उत्तर औपनिवेशिक समाजों द्वारा जिन चुनौतियों का सामना किया जा रहा था उन्हें भी देखना जरूरी है। स्वतंत्रता के समय इन समाजों ने विकट आर्थिक संकट झेले थे, निरक्षरता भी वहां पे थी, शिक्षा भी वहां कम थी, जन स्वास्थ्य यानी स्वास्थ्य की सुविधा भी बहुत कम थी, सामाजिक तनाव था, राजनीतिक चेतना का अभाव था। इन सब चीजों का सामना किया था उस समय के औपनिवेशिक मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो औपनिवेश राज्यों से अलग हुए राज्य स्वतंत्र हुए थे। तो संक्षेप में ये विकास के क्षेत्र घाटे की स्थिति में है, अतः उत्तर औपनिवेशिक समाजों के लिए प्राथमिक कार्य थे आर्थिक विकास और सामाजिक राजनीतिक प्रगति। और इन्हीं विशिष्टताओं के कारण इन उत्तर औपनिवेशिक देशों को
कुल मिलाकर विकासशील देश या विकासशील देश या विकासशील समाज कहा जाता है। तो विकासशील देश समाज किसे कहा जाता है, तो यही लिखेंगे। विकासशील या विकसित देश में क्या अंतर है, कैसे पहचानेंगे, अवधारणा क्या है, तो यही लिखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे विशेषताएं देख लीजिए, हो सकता है पूछ दे कि कारण दीजिए कि किस तरह से आप विकासशील और विकसित देश में फर्क महसूस करेंगे, अंतर करेंगे। तो आपको यही लिखना होगा, देश का सकल घरेलू उत्पाद, फिर एक्सप्लेन करेंगे प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिकरण का स्तर, आधारभूत संरचना, लोगों का जीवन निर्वाह, इन्हीं से पता चलता है। ठीक है, ओके आगे चलें। ओके सॉरी, अब देश का दूसरा जो समूह है, एक और समूह, वो विकसित देश है, और जिसका समान रूप से प्रयोग पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक पूंजीवादी देशों संदर्भ में किया। देखिए विकासशील देश में मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जनरली ये देश आजाद हुए, तो इनको जनरली जिन देशों ने इन पे कब्जा करके रखा था, अधिकार करके रखा था, उन्होंने इनको इतना चूसा, इतना इनका शोषण किया कि ये देश बिल्कुल तरह से कंगाल हो चुके थे। आजादी के बाद इनको अपने देश को विकास करना था, अपने देश के राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाना था, अपनी शक्तियों को बढ़ाना था, साथ ही साथ में शिक्षा पे जोर देना था, साथ ही साथ में स्वास्थ्य पे जोर देना था। ठीक है ना, जो समस्याएं अंदर थी देश में उन पे जोर देना था। तो जो इनका विकास था, विकास इन्होंने किया, ऐसा नहीं है, लेकिन जो विकास जो पहले से मतलब कि स्वतंत्र देश थे उनके अकॉर्डिंग, जो देश पहले स्वतंत्र थे और आज की जो विकासशील देश हैं, तो विकसित देशों की स्वतंत्रता के पहले और आज के विकास देशों की तुलना है, यानी जो देश स्वतंत्रता से पहले उनकी कंडीशन थी और आज जो स्वतंत्र देश की कंडीशन है सेम है। ठीक है, तो उनको वहां तक पहुंचने में अभी बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि उनकी जो शुरुआत है वो देर से हुई। ठीक है, ओके, तो यहां पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर विकसित देश जिसका समान रूप से प्रयोग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के औद्योगिक पूंजीवाद देश के संदर्भ में किया जाता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे अन्य देश हैं। ठीक है, जो आधुनिकीकरण के कारण इस समूह में शामिल किए हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी के अनुसार विकसित देश वे हैं जिन्होंने अपनी जनता के लिए आर्थिक प्रभावशीलता, उन्नति और जीवन स्तर के उच्च स्तर को प्राप्त किया है जीवन के। मैं वही आपसे बता रही हूँ। ठीक है ना, यानी कि आर्थिक निर्भरता, लोग देखिए जापान, अमेरिका, बाहर जाके देखिए ना, फॉरेन के बच्चे 18 ईयर में सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं। हमारा तो 18 ईयर में 12 में पहुंचते हैं और उसके बाद 5 साल खपा देते हैं ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, फिर उसके बाद भी कुछ नहीं करते, घर में बैठे रहते, पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये डिफरेंस होता है विकासशील विकसित देश के बच्चों में फर्क होता है। ठीक है, व्यापक गरीबी, तृतीय विश्व युद्ध निर्माण करने वाले राज्यों को परिभाषित करने के मापदंड। ठीक है, तो एक विकासशील देश वह है जिसका एक अपेक्षाकृत निम्न जीवन स्तर होता है, अब विकसित औद्योगिक आधार होता है और मध्यम से निम्न मानव जीवन सूचकांक होता है। ठीक है, और इनमें से अधिकांश देशों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, पेयजल, अन्य चीजों तक अब तक पहुंच नहीं है, जिन्हें पश्चिम में आधुनिकता का प्रमाण चिन्ह माना जाता है। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि विकसित देशों में राज्य विकासशील देशों की समस्याओं का सामना नहीं करते, वे गरीबी, आय की असमानता और विकासात्मक मुद्दों की दृष्टि से समानता मतलब महसूस करते हैं। ठीक है, तो विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में राज्य के पास राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की कमी होती है। तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 मुद्दे हैं जो दोनों देशों को बांटते हैं। ओके, विकसित देशों में राज्य क्या है वैसे आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, इतना तो आप भी देख लीजिएगा। पॉज कर देती हूँ, थोड़ा सा आप पॉज कर करके थोड़ा देख लीजिएगा। मैं वही पढ़ा रही हूँ, विकासशील देशों में फिर राज्य क्या है। ठीक है, अभी जो ऊपर पढ़ के आए वही चीज है, मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है। ठीक है ना, ओके। राज्य की बदलती हुई प्रकृति क्या है, वही है वैश्वीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वैश्वीकरण पर एक टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है राज्य के लिए। ठीक है ना, तो देखिए 1900 दशक के से विश्व के विकसित और विकासशील देशों में राज्यों ने वैश्वीकरण की आदि का सामना किया है। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, विश्व के स्तर तक अब तो मुकाबले होने लगे, और जिसके कारण उनकी शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और समाज में भारी परिवर्तन हुए हैं। वैश्विक स्तर पर आंतरिक उपभोग के लिए उत्पादन के स्थान पर व्यापार की नई वैश्विक अर्थव्यवस्था का संचालन बन गया। यानी कि अब जो है लोग क्या करते, वैश्विक स्तर पर यानी विश्व के स्तर पर सभी देश एक साथ मिलकर के उत्पादन, उपभोग के लिए उत्पादन के स्थान पर, यानी कि कोई चीज, जैसे मान लीजिए हमें किसकी जरूरत, चावल की जरूरत है, तो किसी एक देश को चावल की जरूरत है, तो चावल का उत्पादन बल्कि नहीं करेगा, उसके आधार पर वो नए दूसरे देशों से चावल को क्या करेगा, आयात करेगा, मंगवाएगा। तो ये क्या होता है, ये वैश्विक स्तर पर बदलाव होता है अर्थव्यवस्था पर। तो वैश्वीकरण के इस परिप्रेक्ष्य पथ पे बढ़े हुए अंतरराष्ट्रीय उत्पादन और उच्च गुणवत्ता टेक्नोलॉजी में
तीव्र उन्नत के साथ मेल खाया, यानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के ले लीजिए आईसीटी में उन्नत ने विश्व के चारों देशों को अभूतपूर्व तरीके से जोड़ा और राज्य के इन सबका निहितार्थ तथा वैश्वीकरण के बलों का सामना मिला। ठीक है, तो वैश्विक क्षेत्र में इस वैश्वीकरण द्वारा लाए गए अन्य उल्लेखनीय परिवर्तन थे मुक्त व्यापार और वित्त का मुक्त प्रवाह और मुक्त बाजार। ठीक है, मुक्त व्यापार, मुक्त बाजार, जिन्हें विशिष्ट रूप से नौ उदारवाद के तौर पर जाना गया है। ठीक है, अच्छा ये है क्या मुक्त बाजार मुक्त व्यापार? जैसे बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज कराई, और यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, विश्व बैंक जैसी वैश्विक वित्तीय संस्थाएं हो गई, जिनकी भूमिका होती है विकासशील देशों के इन परिवर्तनों द्वारा लाए गए सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक था उनके बाजारों का वैश्विक बाजार के लिए खोला जाना। तो एक्चुअली क्या है कि जैसे एक वित्त व्यवस्था, एक अंतरराष्ट्रीय वित्त व्यवस्था खोल दी गई, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय कोष खोल दिया गया। अब मान लीजिए कोई विकासशील देश है, उसको पूंजी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो वो अंतरराष्ट्रीय वित्त जो है उस वहां से वो पैसा ब्याज के तौर पर ले सकता है, उधारी के तौर पर ले सकता है, और बाद में धीरे धीरे वो चुकता करता रहता है। ठीक है, तो वैश्विक स्तर पे हो गया, यानी कि एक देश को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे देश हैं, जैसे कभी कभी आप न्यूज में सुनते हैं ना कि पाकिस्तान जो है तो आतंकवादियों के क्या खरीदने के लिए, बंदूकों को खरीदने के लिए कहां से, अमेरिका से चंदा लेता, पैसा मांगता है, तो क्या हो गया ये? तो यही चीजें हैं। ओके, आप ये मत लिख दीजिएगा, मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया, ठीक है, ये चंदा वाला मत लिखिएगा। तो बदलती हुई स्थिति के साथ समन्वय और अनुकूलता बनाए रखना विकासशील देशों के लिए बहुत जरूरी हो गया था। ठीक है, और अनेक विकासशील राज्यों ने मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के संबंध में विभिन्न प्रकार के सुधार अपनाए हैं, और कभी कभी स्वेच्छा से अक्सर अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक हो गए, विश्व व्यापार संगठन हो गया, अन्य वैश्विक संस्थाओं के दबाव में आकर कार्यान्वित किया गया, कार्य किया गया। तो वाशिंगटन सहमत के समर्थक के दावा करते हैं कि दिशा निर्देशों का इरादा उन देशों की मदद करना था जो वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे। फिर भी अनेक आलोचकों ने ध्यान दिलाया कि नीतियां अनुपयोगी थी और उन्हें विकासशील देशों पर कठोर शर्तें लागू की थी। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए वित्तीय संस्थाओं ने 1980 और 1990 के दशक में बांग्लादेश, नाइजीरिया आज जैसे विकासशील देशों पर संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों को अपनाने के लिए दबाव बनाया था कि आप इन कार्यक्रमों को अपनाइए। तो कोई भी वैश्विक स्तर पर संस्था हो किसी भी देश के ऊपर दबाव नहीं बना सकती है किसी भी चीज को अपनाने के लिए। ठीक है, तो समायोजन कार्यक्रमों और सुधार ने वैश्विक वित्तीय संस्थाओं को इन देशों के आर्थिक मामलों में विशेष रूप से मौद्रिक नीति, बजट नीति, व्यापार और वाणिज्य की नीतियों में राज्य के उद्यमों के प्रबंधन में हस्तक्षेप की अनुमति दी थी। तो ये है वैश्वीकरण। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों के साथ विकासशील और विकसित दोनों ही देशों में राज्यों ने राज्य को पीछे हटाव के लक्ष्य से अपने क्रियात्मक कार्यक्रम तैयार किए, और इन कार्यक्रम का लक्ष्य मुक्त बाजार, उदारवाद और प्रतिष्ठात्मक व्यक्तिवाद के सिद्धांत को प्रोत्साहित करना था। ठीक है, और राज्य द्वारा हस्तक्षेप पर नियंत्रण करना, लोक कल्याण खर्च को घटाना, राज्य द्वारा संचालित उद्यमों का निजीकरण करना, मजदूर संघों की शक्ति को सीमित करना, ऐसी नीतियां कारण बनी जो उनसे आज नौ उदारवाद राज्य के नाम से जाना जाता है। तो नौ उदारवाद राज्य आता है, तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, नौ उदारवाद मूल रूप से पूंजीवादी संचय की एक रणनीति है। तो नौ उदारवाद क्या है? मूल रूप से पूंजीवादी संचय, पूंजी को इकट्ठा करने की एक रणनीति, एक तरीका है, और ये विशिष्ट विकास मॉडल है जिसने अतिरिक्त आर्थिक पूर्व शर्तों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कल्याणकारी राज्य के मॉडल को खोखला कर दिया। जो कल्याणकारी राज्य का मॉडल बनाया गया था कि राज्य का कल्याण होगा, तो उसने क्या किया था, उनके शर्तों पर ध्यान केंद्रित किया, उनकी शर्तों को दिखाते हुए उस मॉडल को खोखला कर दिया। ठीक है, तो इसे मुक्त बाजार के उदारवाद के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। किसे? नौ उदारवाद को। ठीक है, तो अतः नौ उदारवाद पराराष्ट्रीय राष्ट्रीय पूंजी और अंतरराष्ट्रीय वित्त को प्रोत्साहन देते हुए विश्व की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने का प्रयास करता है। नौ उदारवाद की अनोखी विशेषता राजकोषीय मामलों में राज्य की शक्ति का पतन और गतिशील पूंजी के मुक्त प्रवाह द्वारा मदद की के फलस्वरूप राष्ट्र सीमाओं की परंपरा रही। तो यदि नौ उदारवाद आता है, हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले, मुझे लग रहा है कि नौ उदारवाद यहाँ पे आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसने बहुत बड़ा रोल निभाया है। ठीक है ना, विकसित और विकासशील देशों के बीच में और वैश्वीकरण के बीच में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, राइट, ओके, चलिए अब क्या देख लेते हैं। ओके, चलिए
मतलब इसमें क्या अब सारांश आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये यूनिट आपकी फिनिश हो चुकी है। आई थिंक वीडियो लेंदी बनेगा, क्योंकि मैंने भी बहुत स्लो स्लो और आराम से आपको पढ़ाया है, ताकि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं, चीजें आपकी समझ में आनी चाहिए। तो विकसित और विकासशील देशों में राज्य हमने देखा। सॉरी, जब कंटिन्यू पढ़ाते हैं ना गला बिल्कुल सूखने लगता है। ओके, तो हमारी नेक्स्ट यूनिट क्या होगी देख लें थोड़ा सा। ओके, यानी नागरिक राज्य शायद हमारी नेक्स्ट यूनिट होगी, ये यहीं पे कहीं पे। चलिए इसको देख लेते हैं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है तो, ठीक है। सॉरी, या राज्य नागरिक समाज संबंध हम नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे, भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक क्वेश्चन इससे 100% पूछा जाएगा। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप के या टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर, टेक केयर, बाय।